नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। सीटेट दिसंबर 2024 जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, उसके लिए हम लोग चला रहे हैं पेपर पास सीरीज। इसी सीरीज के अंतर्गत आज की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है संपूर्ण हिंदी पेडागोजी का निचोड़। जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक सही से पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, और जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, उनके लिए भी समान रूप से लाभकारी है। जो लोग नए हैं उनके लिए टॉप 50 PYQ कहीं ना कहीं जो आपके 15 नंबर के पेडागोजी के सेक्शन है, उसमें आपको अच्छी तैयारी दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके वो अंक भी पक्के करा सकते हैं। बाकी जिनकी तैयारी अच्छी है वो लोग अपने इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक मॉक टेस्ट की तरह इसको ले सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 हो, चाहे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में हिंदी हो, दोनों में आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है ये। इसमें हमने जो प्रश्न लिए हैं वो सीटेट जुलाई 2024 से 2011 तक के प्रीवियस ईयर लिए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी भी समस्या, किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1 है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? यानी कहानी से पहले वो एक क्विज उससे रिलेटेड करा रहे हैं। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, एक बार ऑप्शंस को देख लीजिए। टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठपोषण, पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करना, उनकी स्मृति का परीक्षण करना। देखिए यहाँ पे क्या है, टीचर ये चाह रहा है कि बच्चा जिस विषय में पढ़ाना चाह रहा हूँ उससे रिलेटेड उसकी क्या नॉलेज है, और जो नॉलेज है वो उसके लिए और सहज बनाएगी उस चीज़ को पढ़ने में, और ज़्यादा इंटरेस्ट भी उसका पैदा होगा और नई चीज़ें जानने के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका देखिए, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, यही मेन उद्देश्य है इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। प्रश्न नंबर 2 है, शब्दावली के प्रयोग के संदर्भ में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। पहला है, शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। देखिए संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति भी हो गई, यहाँ पे अर्थपूर्ण भी हो गए, सारे पॉजिटिव वर्ड्स हो गए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सुनी गई बातों को मौखिक रूप से कह पाना, यही नहीं है व्याकरण का उद्देश्य। तीसरा है, उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन के प्रारूप तैयार करना, औपचारिक स्थितियों में बृहत्तर सटीकता और विश्वास के साथ बात करना। देखिए अनौपचारिक औपचारिक दोनों रूप से हमें भाषा का प्रयोग करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है। प्रश्न नंबर 3 है, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक की एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? कैप्शन का मतलब होता है जो आप उस जो भी मूवी देख रहे हैं उसके बारे में नीचे जो है डिटेल आती रहती है, चित्र चलते रहते हैं, उसके साथ उनकी ब्रीफिंग आती रहती है एक तरह से। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। श्रवण युक्तियां, सक्रिय रूप से देखना, विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए एक अगर फिल्म दिखा रहे हैं तो वो कैसी सामग्री है वो, और कैप्शन के साथ है तो इसका मतलब वो एक प्रामाणिक सामग्री है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही लग रहा है। फिर भी आप बाकी का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सक्रिय रूप से देखना और सुनना, ये भी ठीक बात है। इस तरह की और फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित करना। मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियों, पात्रों की अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना। देखिए यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है हमारा, कि बच्चा सही से सुने और सक्रिय रूप से देखे। इसके अलावा क्या है, प्रामाणिक सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो सारी चीजें ऑप्शन नंबर 1 में ही सही है, कि श्रवण युक्तियां, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 4 है, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है, कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपनी बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चों की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है, उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो सारे कार्य वो हो रहे हैं, आंखें बंद करना है तो सारी गतिविधियां हो रही हैं, यानी इसका मतलब क्या है, करके सीखना, करके सीख रही है बच्ची, यानी आंखें बंद कर रही है, फिर कोई चीज़ निकाल रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, करके सीखना से संबंधित है। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। पहला है, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है फिलहाल, क्योंकि जब मैं कुछ करती, यहाँ पे करने की बात की गई है और याद मतलब भाषा प्रयोग की बात की गई और याद करने की। याद करने से मतलब ये भाषा को लर्न करना। दूसरा है, जब मैं सुनती हैं तो भाषा अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। यहाँ पे सिर्फ सुनना दे रखा है।
जब मैं देखकर नकल करना, तो ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। मैं जब देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी ना सिर्फ देखने से, सिर्फ सुनने से या नकल करने से नहीं, मेन है जब वो कुछ करती है, क्योंकि एग्जाम्पल में भी वही दिया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। प्रश्न नंबर 5 है, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। एक ऐसी घटना साझा करो जब तुम्हें बहुत अचंभा हुआ हो। पाठ्य वस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्द। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ये आपकी बिल्कुल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। इसमें दिया है कि बच्चे के द्वारा ही वो अपनी कोई बात बताएगा, तभी तो वर्णन करना सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे फिलहाल तो ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। क्रिया और विशेषण शब्दों पर घेरा लगाना या वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करना, कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। ये सारे चीज़ें क्या है, बच्चों में वर्णनात्मक कौशल का विकास नहीं करेंगी, क्योंकि बच्चा जब भाषा का प्रयोग करना सही सीख जाएगा तो वही मेन उद्देश्य होता है हमारा। प्रश्न नंबर 6 है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है वाला आपको देखना, क्या जरूरी नहीं है। पहला है पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, ये तो इम्पोर्टेंट है चीज़, सही है। बच्चों की अधिगम आवश्यकता और उन्हें आने वाली भाषा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है विद्यार्थियों का स्तर, ये भी आवश्यक है। चौथा है सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। देखो ये नेगेटिव वर्ड आ गए, जटिलता और गहनता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसके सही हो गया। प्रश्न नंबर 7 है, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री का प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। सबसे सही वाला आपको देखना, पहला है सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास, ये भी सही है, लेकिन हमें सबसे बेस्ट देखना, तो सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा है उपयोग, दोहरा और अभिव्यक्ति। तीसरा है अवलोकन, पृष्ठपोषण और लिखित रिपोर्ट। चौथा है चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। देखो इसमें पूर्वानुमान का काम नहीं है, इसमें मेन काम आपका क्या है, एक तो अवलोकन सही से होना चाहिए, दूसरा पृष्ठपोषण यानी फीडबैक, और रिटन में जो रिपोर्ट होनी चाहिए उसकी लिखी हुई। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है, अवलोकन, पृष्ठपोषण और लिखित रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 8 है, भाषा की कक्षा में कौन सा उदाहरण प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, भोजनालय की भोजन तालिका यानी मेन्यू कार्ड, बिल्कुल सही है। गीत के बोल, ये भी है प्रामाणिक सामग्री। तीसरा है नौकरी हेतु विज्ञापन, ये भी है। चौथा अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह के प्रश्नों में आप एक दिमाग और भी लगा सकते हैं कि जब 4 ऑप्शन में देखो भोजन की तालिका, गीत के बोल, नौकरी हेतु, ये एक जैसे लग रहे हैं, यहाँ पे अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक इन सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, संदर्भ सामग्री की मदद लेना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति विन्यास पर। देखिए किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो आप क्या करते हैं, उसका रेफरेंस देखते हैं। रेफरेंस मटेरियल जो होता है उसका यही रोल होता है कि आप जो है, मान लीजिए आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप क्या करेंगे, गूगल करेंगे या उसको अपनी दूसरी किसी किताब में ढूंढेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। प्रश्न नंबर 10 है, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, कार्य आधारित अधिगम। देखिए ऑप्शन नंबर 2 आप देखेंगे, व्याकरण अनुवाद विधि। ट्रांसलेशन मेथड में मेन रोल ही प्रथम भाषा का, एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके ही सीख रहे हैं, तो पहली भाषा चाहिए ही चाहिए। बाकी आपको प्रत्यक्ष, ये वाला क्वेश्चन कई बार आया, किसमें प्रथम भाषा का कोई रोल नहीं है, तो प्रत्यक्ष विधि में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। प्रश्न नंबर 11 है, रूपात्मक आकलन में मदद करता है। रूपात्मक आकलन या रचनात्मक, इस तरह के आकलन कई बार पूछे गए हैं। ऑप्शंस हैं, कक्षा में प्रत्योगात्मक वातावरण को सृजन करने यानी कंपटीशन को सृजन करने में, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सटीक नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। शिक्षण में शिक्षक की क्षमता का आकलन करने, नहीं, ये भी नहीं है। सुधार हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में, सप्ताह में परीक्षा का आयोजन, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। सुधार हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने में होता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है। शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने के लिए कहना, ये देखो पाठ के एंड में होगा। अनुमान लगाने संबंधी कार्य प्रयोग, अनुमान लगाना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा।
व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, ये मतलब पठन के साथ ही साथ चलेगा। बाकी भावानुवाद संबंधी कार्य ये भी पठन के साथ चलेगा, पठन से पहले नहीं होगा। प्रश्न नंबर 13 है, भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि कौन सी है? ऑप्शन है वह विशेष समय जब बालिका गहन प्रशिक्षण द्वारा भाषा सीखती है। नहीं, ये चुनौतीपूर्ण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। बच्चों के जीवन का वह काल जब भाषा किसी भी अन्य समय की अपेक्षा अधिक सहजता से सीखी जा सकती। बिल्कुल सही है कि वहीं पे ज़्यादा चैलेंज है, जहाँ पे ज़्यादा सरल चीज़ होती है वहीं पे ज़्यादा चैलेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। कक्षा में परीक्षाओं की आवृत्ति, भाषा अभ्यास के लिए एक विशेष अवधि, ये गलत है दोनों। प्रश्न नंबर 14 है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? प्रदर्शन सुधार हेतु मदद करना, पिछड़े विद्यार्थियों के लिए सहानुभूति, दर्शन उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना। देखिए, प्रदर्शन सुधार हेतु मदद करना है हमारे लिए मेन उद्देश्य यही है, ऑप्शन नंबर 1 रेमेडियल टीचिंग का। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? भाषा सांकेतिक है, बिल्कुल सही है, संकेतों द्वारा हम इसे व्यक्त भी करते हैं। भाषा स्थिर है, भाषा सामाजिक है, ये भी सही। भाषा व्यवस्थित है, भाषा स्थिर नहीं है, भाषा तो हमेशा चेंज होती रहती है। प्रश्न नंबर 16 है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? निपुणता परीक्षण एक तरह से मानक परीक्षण होते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति की क्षमता है, क्या वो सीख रहा है, क्या उसमें निपुण चीजें किस किस में वो निपुण हो गया है, ये सारी चीजें हैं उसमें। भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। विद्यार्थी को पढ़ाई की भाषा, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, दैनिक वार्तालाप की भाषा, ये गलत होंगे, पहला ही सही है। प्रश्न नंबर 17 है, नैदानिक परीक्षण का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? पहला है पाठ वस्तु के प्रमुख बिंदु का सारांशीकरण करने के लिए कहना, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है शिक्षार्थी को अपनी भाषा संबंधित त्रुटियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, ये भी नहीं है। शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नैदानिक परीक्षण के माध्यम से शिक्षक ये जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु कौन से, कहाँ पे बच्चा नहीं सीख पा रहा है, कहाँ पे कमियां रह गई हैं, और उसी के अनुसार फिर उसका उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, सबसे ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा? पहला है चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिल। देखो चुनौतीपूर्ण शब्द आ गया तो ये यहाँ पे गलत हो गया। एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। समावेशित युक्तियों के माध्यम से, समावेशी शब्द एक तरह से पॉजिटिव शब्द भी है, और समावेशित युक्तियों का मतलब है बहुत सारी युक्तियों को एक साथ समाहित करके हम उसका सिखाएं कौशल। केवल लिखित परीक्षा प्रदत्त कार्य द्वारा, केवल शब्द आ गया तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। प्रश्न नंबर 19, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? गहन पठन, साझा पठन, विस्तृत पठन, निर्देशित पठन। देखिए ऑप्शन नंबर 3 है एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी विस्तृत पठन में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए प्रेरणा दी जाती है, अधिक से अधिक नई नई किताबें, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ोगे तो उसको बोलेंगे विस्तृत पठन। प्रश्न नंबर 20 है, किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों की अलग अलग पहचान बनती है क्या कहलाती है? स्वनिम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास। देखो वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान, ये तो यहीं पे गलत हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं रूपग्राम, मॉर्फिन में, लेकिन सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, स्वनिम यानी फोनिम। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता? यानी इसमें आपके बाकी जो ऑप्शंस होंगे वो अवरोध पैदा कर रहे हैं, वो एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अवरोध पैदा नहीं कर रहा होगा। सांस्कृतिक भिन्नताएं बिल्कुल अवरोध पैदा करती हैं, ध्यान और रुचि की कमी ये भी अवरोध पैदा करती हैं, शारीरिक विकलांगता इसमें भी आपको दिक्कत होती है संप्रेषण करने में। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही है, क्योंकि सक्रिय श्रवण प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता है। प्रश्न नंबर 22 है, प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से आरंभ होता है? मानस मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मानस प्रारूप तैयार करना, समीक्षा करना। देखिए सबसे पहले हमारी इसमें होता है, पहला जो पॉइंट होता है वो होता है मानस मंथन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 23, मनु भाषा की नई नई अध्यापिका है, उसे किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? कार्यपत्रों का अभ्यास यानी वर्कशीट का अभ्यास बिल्कुल कराना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसर देना, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये भी कराना चाहिए।
काम करना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों को प्रतिदिन पठन के अवसर देना, ये भी आवश्यक है। चौथा है विद्यार्थियों को शब्द संपदा कंठस्थ करने के लिए कहना, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड भी आ गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 24 है विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फिर संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं और संपादन करते हैं, अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? सबसे पहले क्या कर रहे हैं? मानस मंथन कर रहे हैं, फिर उसके बाद संयोजन, फिर उसके बाद प्रारूपण, फिर संपादन, संपादन के बाद कर रहे हैं आपका पुनरावृत्ति। ये सारे पार्ट जो होते हैं वो होते हैं लेखन कौशल के, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, लेखन कौशल। प्रश्न नंबर 25 है राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें किसी विशेष सूचना को देखना चाह रहा था, इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? देखो विशेष सूचना जहाँ पे देखने की बात हो वहां पे उसको बोलते हैं स्कैनिंग या बारीकी से पठन, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। बाकी सरसरी तौर पठन पे क्या है? कोई सामान्य जानकारी या सामान्य उसका एक तरह से ओवरव्यू लेना। अंतरपाठीय व्याख्यात्मक पठन, ये भी इसके ऑप्शन नहीं है। प्रश्न नंबर 26 आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल यानी विक्स जिसको बोलते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल जो होती हैं वो किसे कहते हैं? दिन प्रतिदिन तथा यहाँ और अब के उद्देश्य के लिए भाषा, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है। तो विक्स का मेन उद्देश्य यही है कि हम जो आम बोलचाल जो करते हैं, चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे घर में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो, वो जो भाषा होती है उसको बोलते हैं, वो जो कौशल होता है उसको विक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, बाकी के तीनों ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रश्न नंबर 27 एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा सभी विषय वहां की भाषा में पढ़ाए गए, शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपकी जो लैंग्वेज है उसका कोई कनेक्शन ही ना हो दूसरी लैंग्वेज से, सीधे सीधे आपको वही लैंग्वेज जो है बिल्कुल पढ़ा दी जाए, तो इसको बोलते हैं निमज्जन। निमज्जन का अर्थ होता है एक तरह से पूरी तरह से लीन होना। बाकी दो भाषावाद, जब दो भाषाओं की जानकारी हो या दो भाषाओं को आम बोलचाल में कोई व्यक्ति बोलता हो। बहुभाषावाद, 2 से अधिक भाषाओं के बारे में। एकल भाषा, जब कोई वक्ता जो है एक ही भाषा को जानता हो। प्रश्न नंबर 28 संरचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है उसका उद्देश्य क्या है? नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना, यानी समय समय पर आकलन करते रहना। दूसरा है शिक्षार्थी के अधिगम के सभी आकलनों का रिकॉर्ड रखना। तीसरा है सेमेस्टर अंत में आकलन करना, ये तो होगा ही नहीं। शिक्षार्थी को यह जानने में मदद करना कि सीखने के संबंध में कक्षा में उसकी क्या स्थिति। देखो मेन उद्देश्य हमारा यही है, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, डेली होगा, वो उसमें कोई गैप नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, शिक्षार्थी को यह जानने में मदद करना कि सीखने के संबंध में कक्षा में उसकी क्या स्थिति है। प्रश्न नंबर 29 है पोर्टफोलियो के आकलन में क्या सम्मिलित है? ये कई बार पूछा जाता है पोर्टफोलियो क्या है। आज इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। अनेक युक्तियों तथा प्रदत्त कार्यों के माध्यम से आकलन को सुधारने के व्यवस्थित तरीके। अगला है भाषा अधिगम के लिए संरचनात्मक आकलन नहीं है, ये ऑप्शन यही गलत हो गया। विद्यार्थियों द्वारा एक समय अवधि में भाषा अधिगम के दृष्टांतों उदाहरणों का व्यवस्थित संकलन। भाषा अधिगम के लिए योगात्मक और संरचनात्मक संकलन, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन ये तो यही एलिमिनेट हो जाते हैं। आप कंफ्यूज क्या होंगे पहले और तीसरे में। अनेक युक्तियों द्वारा प्रदत्त कार्यों के माध्यम से आकलन को सुधार, देखो यहाँ पे सिर्फ प्रदत्त कार्य हैं, यानी असाइनमेंट के थ्रू ही हो रहा है ये सब। इसमें क्या है, एक समय अवधि में भाषा अधिगम के दृष्टांतों यानी या फिर उदाहरणों का व्यवस्थित संकलन, यही सही है। एक समय जो अवधि है, चाहे क्लास 1 में है अगर, तो क्लास 1 पूरा जब तक पढ़ता है तो उसकी पूरी जो है एक तरह से प्रोफाइल जो बच्चों की होती है वो इसके अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, उस भाषा को बोलने की संस्कृति के बारे में सीखकर, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। देखो भाषा की संरचना का विश्लेषण करके नहीं सीखेंगे, ना ही साहित्य का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पहले उनके लिए सारी चीज़ें आनी चाहिए। उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखने, देखो ये भी ऑप्शन नहीं सही है। ऑप्शन नंबर 4 है प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण भाषा का उपयोग करके, यानी जितना वो नेचुरल इंटरेक्शन करेंगे भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, उतना ही वो आसानी से भाषा को अर्जित कर लेंगे। और भाषा अर्जन की बात की गई थी, यहाँ पे भाषा अधिगम की बात नहीं गई थी। बाकी चीज़ों को हम भाषा अधिगम के द्वारा सीख सकते हैं, मतलब भाषा अधिगम कर सकते हैं बाकी चीज़ों के द्वारा, लेकिन भाषा अर्जन जो होगा वो नेचुरली होगा और अनौपचारिक रूप से होगा। प्रश्न नंबर 31 है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का
कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है, यहाँ पे नहीं है वाला देखना है आपको। पहला है विभिन्न संदर्भ में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भ और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। देखो, अर्थ ग्रहण करना या अपनी बात को अभिव्यक्त करना, दोनों ऑप्शन फिलहाल तो ठीक हैं। तीसरा है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, और चौथा है मानवीय मूल्यों का विकास। तो ये भी सही है चौथा, पहला दूसरा तीसरा। कौन सा? भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता। जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अगर आप भाषा का प्रयोग कर पा रहे हैं और सही से कर पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं भाषा शिक्षण का आपका प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य है। अलंकारिक प्रयोग या ये सब जो चीज़ें वो बाद में उच्चतर शिक्षा में लागू होती हैं। प्रश्न नंबर 32 है विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है अनुबंध का, अनुकरण का, सहचारी का, जीवन समन्वय का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है अनुकरण का, क्योंकि बच्चे जो हैं अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं, अपने समाज में सोशली इंटरेक्शन करते हैं, अपने वयस्कों की नकल करते हैं, उन्हें देखते हैं। इसीलिए अनुकरण का सिद्धांत ही सामाजिक परिवेश के प्रभाव पर के कारण होता है। प्रश्न नंबर 33 है कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? कविता पाठ में क्या होता है आपको पता है, बच्चा हाव भाव के साथ कविता कहता है और अपनी जो है उचित लय ताल के साथ। इसके अलावा एक्टिविटी के माध्यम से भी कविताएं कही जाती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। जीवन समन्वय का सिद्धांत, ये होगा नहीं। दूसरा है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, यहाँ भी शिक्षण सूत्र का कोई काम नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी एक्टिविटी बेस्ड है। ये आपका जो भी कविता है वो क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। बाकी बाल केंद्रता का सिद्धांत ये भी नहीं है। प्रश्न नंबर 34 है कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं। अब ही आ गया वर्ड तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि इसने कर दिया इस ऑप्शन को संकुचित। दूसरा है बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं। यह पाठ पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। अब इन तीनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये था, यह बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, क्योंकि कहानियों के माध्यम से बच्चे कल्पनाएं करते हैं और उनके अंदर एक क्रिएटिविटी भी आती है, और इसके अलावा वो उसके बारे में थोड़ा चिंतन भी करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 35 है आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? यानी आरंभ की बात कर रही है, मतलब शुरुआती जीवन में। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। अब आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो आसपास जो भी एक्टिविटी होती है उन एक्टिविटी को देखकर और धीरे धीरे जो लोग आपस में इंटरेक्शन आसपास में कर रहे हैं वही चीज़ें वो भी सीखता है। यानी किसके माध्यम से सीखा? अनुकरण के माध्यम से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, सीधे सीधे अनुकरण के सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 36 है भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः डैश पर निर्भर करनी चाहिए? किस किस पर निर्भर करनी चाहिए? परीक्षा पद्धति पर नहीं, परीक्षा पद्धति पे नहीं है। दूसरा है बच्चों का स्तर एवं आयु और प्रकरण, बिल्कुल सही है। बच्चों का स्तर क्या है, किस तरह की आपको विधियां रखनी है, वो बच्चों के स्तर के अनुसार, आयु के अनुसार और टॉपिक के अनुसार। समय अवधि एवं लक्ष्य भाषा ये नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 37 है भाषा शिक्षण है यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है? बिल्कुल सही बात है। दूसरा है यह जानना कि बच्चों को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। भाषा शिक्षण का मतलब ये दोनों के रोल हो जाते हैं यहाँ पे, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के। शिक्षक का रोल ये हो जाता है बच्चों को पढ़ना लिखना कैसे सिखाएं, और इसके अलावा एक ये भी रोल हो जाता है कि वो कैसे सीखता है, ये भी हमें देखना है। बच्चे किस तरह सीख रहा है और बच्चे को कैसे सिखाए थे, दोनों चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो गया, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 38 है भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सिद्धांत या नियम है, इनमें से कौन सा नियम जो है व्याकरण पढ़ाने के लिए किया जाता है? तो व्याकरण पढ़ाने के लिए 2 तरह के नियम दिए जाते हैं, एक तो सिद्धांत आगमन और दूसरा निगमन। आपको पता है आगमन विधि जो होती है उस विधि में सबसे पहले उदाहरण, उसके बाद में आपके जो भी सूत्र हैं या नियम, उदाहरण से सूत्र की, और उसके अलावा जो निगमन विधि होती है उसमें सूत्र यानी फार्मूला पहले आएगा, बाद में एग्जाम्पल आएगा, उदाहरण बाद में आएगा। इसकी अपोजिट होती है जस्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 39 है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ। देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखिए। भाषिक संरचनाओं पर अधिकार,
देखो भाषिक संरचनाओं पर अधिकार प्राथमिक स्तर में ये आवश्यक नहीं है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। भाषा प्रयोग की कुशलता पर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग कर पाए, उसे इसलिए अधिक से अधिक हमें अवसर देने पड़ते हैं। इसके अलावा भाषा अधिकरण की कुशलता पर अधिकार और भाषिक नियमों में अधिकार ये प्राथमिक स्तर पर आवश्यक नहीं है। प्रश्न नंबर 40, सुनना कौशल में शामिल है, यानी श्रवण जो कौशल है उसमें क्या क्या शामिल है। दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य, प्रतिक्रिया। देखो सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई बात सुन ली, लेकिन अगर आपने कोई बात सुनी है तो आपका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस पर रिएक्ट क्या कर रहे हैं, यानी प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं। तो दूसरों की बात सुनने में रुचि होनी चाहिए और धैर्य हो और प्रतिक्रिया हो, तीनों चीज़ें जब होती हैं तब उसको बोलते हैं सुनना कौशल, यानी असली स्किल आपकी सुनने की ये है। इसके अलावा प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, शांतिपूर्ण सुनना, सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, ये तो केवल की वजह से यहीं पर गलत हो गया। इसी बाकी के दोनों ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन गलत हैं, पहला ही ऑप्शन सही था। प्रश्न नंबर 41 है, गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उसके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। पहला है मनोरंजन, फिर है अनुकरण, तीसरा है मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत, चौथा है बहुमुखी प्रयास। देखो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, शिक्षक क्या है, गणित का है, लेकिन सही क्या करा रहा है, भाषा में सेंटेंस सही करा। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो बहुमुखी प्रयास कर रहा है, यानी आपकी गणितीय जो कुशलता के साथ साथ भाषा की कुशलता पे भी बल दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 42 है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास। बिल्कुल, क्योंकि समझ तो हमें बनानी है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही है। दूसरा है केवल पठन कौशल, केवल शब्द आ गया तो ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो जाता है। तीसरा पढ़ते हैं, पाठ पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। बिल्कुल सही है, हमारा केवल उद्देश्य ये नहीं है कि पाठ पुस्तक को पढ़ना आ गया तो आपको पढ़ना आ गया, नहीं, आप अन्य पुस्तकें भी पढ़ना जान जाएं। तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, 1 और 3। प्रश्न नंबर 43 है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, आपको देखना है इसमें। भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विस्तार करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। देखिए तीनों ऑप्शन, भाषा का विस्तार यानी एक्सटेंड करना है, सीधी सी बात है। क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है, चौथा है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, प्रश्नों का उत्तर सरलता से याद करवाना है, रटाना नहीं है, याद नहीं करवाना है कोई चीज़, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 44, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, आपको सर्वश्रेष्ठ विधि देखनी है। बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, ये भी एक पार्ट है, लेकिन अभी इनसे बेटर ऑप्शन हमें ढूंढना है। अगला है बच्चों को पाठ पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। देखिए जब भी ध्यान रखिए, भाषा में ये ऑप्शन सबसे कारगर होता है जिसमें आपको अवसर की बात की है। अवसर, भाषा प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 45 है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। मतलब यहाँ पे आपको पॉजिटिव वर्ड देखना है, पॉजिटिव सेंटेंस देखना है। पहला है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती, भाषा अर्जन आपकी समाज, परिवेश और जहाँ से वो पैदा हुआ है, परिवार से, वहीं से वो शुरू हो जाता है। और हालांकि चौमस्की ने ये भी कहा है कि जो है भाषा अर्जन जो है जन्मजात या सहजात प्रक्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। भाषा जितनी ज़्यादा प्रयोग में आएगी उतनी जल्दी बच्चा सीखेगा, और उसके लिए सबसे जरूरी है प्रिंट समृद्ध माहौल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है कि आसपास प्रिंट की चीज़ें होनी चाहिए जो बच्चे जिनसे इंटरेक्शन होता रहे उसका। प्रश्न नंबर 46, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ भी देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण देखना है। ऑप्शंस आपके दे रखे, भाषा प्रयोग के अवसर, फिलहाल तो यही ऑप्शन लॉक करना पड़ेगा क्योंकि भाषा प्रयोग के अवसर भी आ गया, भाषा प्रयोग भी, दोनों वर्ड आ गए, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होता है। बाकी के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, तो ये स्मरण वाला तो वैसे भी गलत हो गया, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र ऐसे गलत हो गया। सिर्फ पाठ्य पुस्तक से काम नहीं चलेगा, ये तो एक तरह से आपका संसाधन है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है। प्रश्न नंबर 47 है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, आपको नहीं है वाला देखना है।
संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये बात ठीक है, अनुमान लगाना आना चाहिए बच्चे को। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की चित्रकारी को बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी की बातों को जीविका उदाहरण। देखिए यहाँ पे चित्रकारी वाला जो ऑप्शन है ये आपका हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 48 है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही होता है। बाकी का ऑप्शन पढ़ लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे भाषा की त्रुटि के प्रति कठोर रवैया अपनाना, ये तो गलत हो गया, नेगेटिव सेंटेंस है। भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, सिर्फ ये आवश्यक नहीं है, जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 49 है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। पहले अनुकूल वाला पूछा गया था प्रश्न में, इस बार जो प्रश्न है उसमें प्रतिकूल पूछा गया, यानी कौन सा नेगेटिव सेंटेंस है इसमें से। ऑप्शंस हैं, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यही पे ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है। बाकी के ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ये भी आपका ऑप्शन सही है, पहला ही गलत था। प्रश्न नंबर 50, भाषा की कक्षा में जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। पूर्ण ज्ञाता होने से ही काम नहीं चलेगा। दूसरा है, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, बात ठीक है, इससे अच्छा भी देख रहे हैं। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, नहीं। चौथा है, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे शिक्षक जरूरी नहीं है कि भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ जो भी वो पढ़ा रहा है उसका प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, यानी प्रस्तुतिकरण बहुत जरूरी है, छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर पर। इसके अलावा उच्चारणगत शुद्धता पर अगर ज़्यादा बल दोगे तो क्या होगा, कक्षा में व्यवधान भी होगा और बच्चे हतोत्साहित भी होंगे बार बार रोका टोकी करने से, इसलिए ऑप्शन भी गलत होता है। तीसरा है, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, यही बात यहाँ पे की गई इन्होंने, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभाव, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं अनुकरण द्वारा सीखते हैं, और अगर शिक्षक जो है अच्छी प्रभावी भाषा है उसकी, तो बच्चे भी उसके अनुकरण से सीखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।